नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज को यहाँ पे हम दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर प्रत्येक वीडियो में हम उत्तराखंड से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट MCQs को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसा आप जानते हैं, हमारी जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, डिटेल्ड क्लासेस हमारी चल रही हैं। अभी हम ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, साथ में जीके की प्रैक्टिस सेट सीरीज भी चल रही है जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहां पे कवर करते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट थे कि उत्तराखंड की सीरीज को भी कंटिन्यू रखा जाए, तो हम अभी उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज के आपके 89th पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम इसकी 90वीं क्लास को यहां पर कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके कवर हो जाएंगे। उत्तराखंड की विभिन्न सीरीज भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उनको भी आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। जल्द यहां पर उत्तराखंड की भी एक डिटेल्ड सीरीज को यहां पे शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो इनमें से कौन से शैल चित्रों में मानव आकृतियों को डांस करते हुए दिखाया गया है? सही आंसर है लाखू उडियार। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। लाखू उडियार को लेकर आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा मैंने कहा, यहीं पर पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते सबको क्लियर करते हुए चलेंगे एक ही क्वेश्चन के साथ। लाखू उडियार आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नदी पूछी जाती है कौन सी नदी के तट पर है, तो अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है आपका लाखू उडियार। ठीक है, इसकी खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा करी गई थी, तो इसको भी आपने याद करना है। लोकेशन कहाँ है, नदी तट कौन सा है, किस वर्ष में खोज हुई, किसने खोज करी, ये सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आता है जो आपका लाखू उडियार है, यहाँ जो शैलाश्रय है इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार नागफनी के आकार का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो प्राचीन स्थल है कफरकोट, ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अल्मोड़ा का पेटशाल और पुनाकोट गांव है, उन दोनों के बीच में स्थित है आपका कफरकोट, जो कि एक काफी प्राचीन स्थल है। यहां से हमें डांस करती हुई मानव आकृतियां भी मिली हैं जिनमें कत्थई रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन आएगा, कत्थई रंग से बनी हुई मानव आकृतियां कहां से मिली हैं? तो आप कहेंगे कफरकोट, और ये कहां है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट है, छागलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो छागलेश की प्रशस्ति जो लेख है हमारा, छागलेश राजवंश का लेख, ये हमें लाखा मंडल से मिला है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लाखा मंडल से हमको एक खंडित शिलालेख मिला है जो कि छागलेश राजवंश का है, और इसे छागलेश की प्रशस्ति कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो छागलेश राजवंश का राजा था छागलेश, उसी ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, यमुना की सहायक नदी अमलावा के बाएं तट पर अवस्थित कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है। कालसी का प्राचीन नाम कालकूट है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो देखिए, भाबर क्षेत्र की मृदा कहां पर ज्यादा पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके तराई के उत्तर भाग में और शिवालिक के दक्षिण भाग में। जो तराई है आपका, तराई का उत्तर का इलाका, और जो आपकी शिवालिक है, शिवालिक का दक्षिण का इलाका आपका भाबर कहलाता है। तो भाबर क्षेत्र की मृदा कहां मिलेगी? इन दोनों लोकेशंस पर मिलेगी, तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के पूरे भौगोलिक स्थिति के ऊपर नदी तंत्र, जिसमें हमने सारा एक ही सिंगल वीडियो में कवर किया था, एक मास्टर वीडियो बना है जिसमें हमने उत्तराखंड का पूरा भूगोल एक साथ कवर किया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है, प्लेलिस्ट से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की दशाएं कैसी होती हैं?
तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड में किस प्रकार की दशाएं देखने को मिलती हैं? सही आंसर है उष्णकटिबंधीय दशाएं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो नॉर्मली जो सब जगह होता है जून। ठीक है। कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक को शत्रुहंता भी कहा जाता है? तो शत्रुहंता ये कहा जाता है निम्बरदेव को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उत्तराखंड पे शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश है और इस वंश के काफी फेमस राजा हैं निम्बरदेव, जिसे शत्रुहंता भी कहा जाता है। ठीक है। निम्बरदेव को लेकर 2-3 क्वेश्चन है, उनको भी नोट कर लीजिए। निम्बरदेव ने पाल शासकों के साथ संधि करी थी। जो बंगाल के पाल शासक थे जिसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, धर्मपाल, उनका एक अभिलेख हमें मिला है नालंदा से, जिसे नालंदा अभिलेख कहा जाता है। और उसमें कहा गया है कि धर्मपाल ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और निम्बरदेव से संधि करी। ठीक है। निम्बरदेव का पुत्र था ईष्टगण देव और इसको लेकर एक क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया था? तो वो ईष्टगण ने किया था, इसी निम्बरदेव का पुत्र था। ठीक है। जो हमारी जीके की डिटेल्ड क्लासेस चल रही हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका लगभग खत्म होने वाला है। साथ में जैसा मैंने कहा जीके के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। एग्जाम के लिए आपका उत्तराखंड भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, तो जल्द हम कोशिश करेंगे हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे शुरू करें। उत्तराखंड के हमने आज से कर दिए हैं, जल्द आपके हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे और जीके तो आपका चल ही रहा है, ताकि आपके जो सारे सेक्टर्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस के आधार पे सारे आपके मजबूत हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललित आदित्य मुक्तापीड द्वारा गढ़वाल क्षेत्र जीतने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, कश्मीर का राजा था ललित आदित्य मुक्तापीड और इसने उत्तराखंड पर यानी गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण किया, गढ़वाल क्षेत्र को इसने जीता। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि राजतरंगिणी किसके इतिहास की जानकारी देती है? तो राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी देती है। राजतरंगिणी को कल्हण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और ये कश्मीर का ही राजा था, तो इसकी जानकारी भी कहां से मिलेगी? राजतरंगिणी से मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो राज्य में जो आपके कोणधारी वन हैं, किस प्रकार के वन हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, और ये आपके लघु हिमालय या मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है। इस सीरीज का अगर आप ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो आप इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पर लीजिए और देखिए आप किस प्रकार के क्वेश्चन में फंस रहे हैं। आप इतिहास के क्वेश्चन में फंस रहे हैं उत्तराखंड के, या भौगोलिक स्थिति को लेकर, सांस्कृतिक को लेकर के, नदी तंत्र को लेकर के, दर्रों को लेकर के, फिर आप उन टॉपिक्स को जाकर के क्लियर करें। वैसे में आपका उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा, साथ में मैं आपको पूरी थ्योरी बता रहा हूं, पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो आपका रिवीजन भी चल रहा है और जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उनका आप जाकर दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं ताकि वो सेगमेंट भी आपका मजबूत हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में वृहत हिमालय क्षेत्र कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में वृहत हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं, ये आपके लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो ये आपका लघु हिमालय हो गया। लघु हिमालय के यहां पर आपका वृहत हिमालय है और यहां पर ट्रांस हिमालय। तो लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है आपका वृहत हिमालय। ठीक है। 1223 में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पेपर में भी पूछा गया था कि किस शासक ने 1191 में आक्रमण किया था यहां की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए? वो था अशोक चल। ये बात है 1223 की। 1223 में आया था कराचल देव। अशोक चल भी नेपाल का शासक था, कराचल देव भी नेपाल का शासक था। अशोक चल ने 1191 में यहां पर आक्रमण किया, कराचल देव ने 1223 में यहां पर आक्रमण किया। दोनों याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष हुआ था? शारदा नहर प्रणाली या शारदा नहर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके काली नदी, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, उस पर स्थित है।
इस नहर की बनने की शुरुआत 1920 में होती है और ये बनकर तैयार हुई 1928 में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। परमार शासकों के सिक्कों की ढलाई के लिए प्रमुख टकसाल कहां स्थित थी? तो परमार शासक, इनके सिक्के आते थे। अपने नाम से सिक्के छापने वाला, मुद्रा छापने वाला पहला परमार शासक कौन था? लखन देव। ठीक है, अपने नाम की मुद्राएं छापने वाला पहला परमार शासक। और इनके सिक्कों की ढलाई के लिए जो प्रमुख टकसाल थी वो श्रीनगर में थी, जो इनकी राजधानी भी बनी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चंद्रवंश और परमार वंश के ऊपर भी एक अलग अलग वीडियो बने हैं, जिसमें हमने शुरुआत से लेकर के एंड तक के सभी राजाओं को बारे में डिटेल में बात करी है। निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? परमार वंश हो गया यहां पर, या परमार वंश। ठीक है, परमार वंश की ही उपाधि थी शाह, तो शाह वंश भी इसको लिखा गया है। ठीक है, शाह वंश के शासकों का आपने कालक्रम बताना है। पहले हम यहां पर इनके टाइम पीरियड को लिख लेते हैं ताकि आप फिर आसानी से इनको लगा सकें। महीपति शाह की बात करें तो महीपति शाह ने 1631 से लेकर 1635 तक शासन किया। ललित शाह की बात करें तो 1772 से लेकर 1780 तक इसने शासन किया। पृथ्वीपति शाह की बात करें 1635 से लेकर 1664 तक ये शासन करते हैं। और फिर आते हैं फतेहपति शाह, 1664 से लेकर 1716 तक ये यहाँ पे शासन करते हैं। अब आप इजीली बता देंगे, आपने कालक्रम बताना था, यानी पहले किसने शासन किया है? तो पहले महीपति शाह ने शासन किया है। महीपति शाह के बाद उनके बेटे पृथ्वीपति शाह ने शासन किया है, यानी 3 हो जाएगा। और उसके बाद फतेहपति शाह यहाँ पे शासन कर रहे हैं, और फिर ललित शाह। तो 1 3 4 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे हाल ही में पेपर में आया था। तो आपको जो इंपॉर्टेंट आ जाए उनके कालक्रम भी याद करना है, कौन किसके बाद आया, किसका शासन कब से कब तक रहा। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहां पर हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करने के लिए उत्तराखंड में जो पहली बैठक होती है ये 1940 में हुई थी, और ये बैठक आपके डाडा मंडी में करी गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्राही कौन थे? तो राज्य से पहले सत्याग्राही, उनका नाम था जगमोहन सिंह नेगी। ठीक है, इनका नाम याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है राज्य की पहली महिला सत्याग्राही कौन थी? तो उनका नाम है भागीरथी देवी, इसको भी याद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? ऐसा क्वेश्चन भी आपको पेपर में आया था कि जो प्रमुख घटनाएं घटी यहाँ पर राज्य आंदोलन के दौरान, तो कौन किस घटना में शहीद हुए उनके नाम पूछे गए थे, और काफी डिटेल में पूछे गए थे। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को भी अब कवर करना है। मसूरी कांड की बात करते हैं। मसूरी कांड आपके 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, जैसा आप जानते हैं 1 सितंबर को आपका खटीमा गोली कांड हुआ, उसी का विरोध कर रहे थे लोग मसूरी में 2 सितंबर को, और वहां पर भी कुछ लोग शहीद हो जाते हैं, जिसे हम मसूरी कांड कहते हैं। मसूरी कांड में आपके धनपत सिंह शहीद हुए थे। इसके अलावा बेलमती चौहान, हंसा धनाई शहीद हुए थे। और अगर हम दूसरे लोगों की बात करें और कौन कौन यहाँ पे शहीद हुए थे, इसके अलावा राय सिंह बांगरी ये यहाँ पर शहीद हुए। इनके अलावा मदन मोहन ममगाई, इनको भी लिख लीजिए। बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह, और जो पुलिस के डीएसपी थे यहाँ पर उमाकांत त्रिपाठी, वे भी यहाँ पर शहीद हुए थे। जो यशोधर बेंजवाल हैं ये आपके श्रीयंत्र टापू कांड में शहीद हुए थे। श्रीयंत्र टापू कांड आपके 10 नवंबर 1995 में हुआ था। उसमें आपके 2 इंपॉर्टेंट व्यक्ति शहीद हुए थे, यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। तो ये श्रीयंत्र टापू कांड के शहीद हैं, बाकी आपके मसूरी कांड के शहीद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाता है? तो वह काल जिसका हमें लिखा हुआ तो मिल गया, जिस काल के बारे में लिखी हुई जानकारियां है, जैसे सिंधु घाटी काल है, सिंधु घाटी की लिपि हमें मिली है, उसका लिखा हुआ मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे काल को कहा जाता है आग ऐतिहासिक काल। जिस काल का हमें लिखा हुआ तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है,
ऐसा काल जिसका ना लिखा हुआ मिला है, तो पढ़ने की तो बात ही नहीं मिलती, जिसकी केवल हमें पुरातात्विक जानकारी मिलती है, वो काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जहां पर लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, वो आग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और जहां पर लिखा हुआ मिला उसको पढ़ा भी गया, वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है। ऊपर मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल बताया कि लिखा मिला ही नहीं है, केवल पुरातात्विक स्रोत है, तो पहला वाला तो आपका सही हो गया। दूसरा, पाषाणकालीन शवागार रामगंगा घाटी से प्राप्त किए गए हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो पाषाणकालीन शवागार हैं हमें रामगंगा घाटी से मिले हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और इनकी खोज किसने करी थी? यशोधर मठपाल ने करी थी। 8 ताम्र मानव आकृतियां उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं, ना कि उत्तरकाशी से। तो सेकंड वाला, थर्ड वाला आपका यहां पर गलत स्टेटमेंट है और इसी को हमें बताना था। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपका सही है। केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी द्वारा पृथक राज्य निर्माण हेतु किस संगठन का गठन किया गया था? कामरेड पीसी जोशी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव थे, इनके द्वारा 1970 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा कब बना था? 1970 में बना था। एग्जैक्ट डेट याद करेंगे, 3 अक्टूबर 1970। ठीक है, बनाया किसने था? तो पीसी जोशी ने बनाया था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। ठीक है, और नाम क्या है? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। नेक्स्ट है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश करी थी? कौशिक समिति आपके 1994 में बनी, 94 में ही अपनी रिपोर्ट देती है और इसने अपनी रिपोर्ट में राज्य में 3 मंडल बनाने की सिफारिश करी थी। एक आपका गढ़वाल मंडल, एक आपका कुमाऊं मंडल और एक आपका तराई मंडल। तो 3 मंडल बनाने की सिफारिश किसने करी थी? कौशिक समिति ने करी थी। 8 जिले और 3 मंडल इसने कहा था, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कौशिक समिति को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज की आज हमने 90वीं क्लास यहाँ पर कवर करी। काफ़ी हमारी ये पुरानी सीरीज है, अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते आ रहे हैं तो आप देखेंगे आपको कितना लाभ इस सीरीज से हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर को तो यहाँ पर कवर नहीं करते, उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, जितने आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, सबको कवर कर जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होता रहे, आपका रिवीजन भी होता रहे और जिन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं आपको पता चलता रहे, फिर आप उन टॉपिक्स को जाकर अपना मजबूत कर सकें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपका स्कोर कितना रहा है उसे भी आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।